जैसे कि हमने एजेंसी में पढ़ा था। इनफैक्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ एजेंसी है, इसलिए सेम प्रकार की अथॉरिटी होती है, इम्प्लाइड एज वेल एज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस अथॉरिटी मीन्स जो बोली या लिखी गई है, इम्प्लाइड मीन्स जो कहीं बोला नहीं लिखा नहीं बट फिर भी रहती है वो अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर अगर काम करेंगे तो फर्म बाइंड हो जाती है, भले ही फिर कोई पार्टनर फ्रॉड भी कर रहा है तो भी फर्म लायबल होती है। ये भी हमने समझा था। इसमें हमने देखा था कि कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि अगर कोई धोखाधड़ी भी कर रहा है, जैसे ए बी के बीच में पार्टनरशिप थी और ए अगर धोखा भी दे रहा है तो भी यहाँ पे बी उससे लायबल हो जाएगा, तो बी को उसका पेमेंट करना पड़ेगा या फर्म बाइंड हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ा था। देन हमने देखा था कब कब लायबिलिटी नहीं होती। अगर फर्म का कोई पार्टनर डील कर रहा है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति से जबकि उसको अथॉरिटी नहीं है, एंड इसको बताया गया है कि इसको अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसे केस में फिर फर्म बाइंड नहीं होगी। या दूसरा केस, जब इसको पता ही नहीं कि ये पार्टनर है तो फर्म बाइंड नहीं होगी। तो वो देखा था हमने, when the partners were acting had no authority and the person dealing with him knows that he has no authority, या फिर the person with whom he is dealing does not know or believe him to be partner। तो ये देखा था हमने। फिर पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी देखा था। अब एडमिशन के बारे में चर्चा करेंगे। सो इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर। अब एडमिशन यानी ये इंट्रोडक्शन वाले एडमिशन की बात नहीं हो रही है। इफेक्ट ऑफ एडमिशन का मतलब है यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज को हमने जब एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर दिया कि हाँ हम पे करेंगे, तो उसकी बात हो रही है। यहाँ पे एडमिशन डज नॉट मीन वो वाला एडमिशन। इफेक्ट ऑफ एडमिशन यानी ऐसा वाला नहीं है जो हम इनकमिंग पार्टनर वाला पढ़ेंगे, वो अलग से पढ़ेंगे हम, इसी चैप्टर में जोड़ा है। तो मैंने आपको बताया था ये इंट्रोडक्शन ये अलग चीज है, ये इंट्रोडक्शन जो है वो अलग से हम पढ़ेंगे। अभी जो ये पढ़ रहे हैं एडमिशन यानी इंट्रोडक्शन नहीं है, ध्यान रखो, सो नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इफेक्ट ऑफ एडमिशन का मतलब है एडमिट करना, कुछ लायबिलिटी एडमिट करना। यानी एडमिशन का मतलब आप सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हैं, इट मींस एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज करना। तो एक्नॉलेज करना इसका मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं है, पार्टनर इन फॉर्म नहीं है, या इंट्रोडक्शन नहीं है इसका मतलब। सो एडमिशन का मतलब क्या है? एडमिशन मीन्स स्टेटमेंट एक्नॉलेजिंग द ट्रूथ ऑफ समथिंग, कि उसने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ हम ये करने को तैयार हैं। जैसे समझो किसी की लाइबिलिटी थी, पे करना था, डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है हम पे करेंगे। तो फिर इससे क्या होगा? तो इससे क्या बाइंडिंग पावर्स क्रिएट हो जाते हैं? तो आंसर इज यस, इफ इट इज विद इन दी एपरेंट अथॉरिटी तो फिर बाइंडिंग पावर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वही दिया है इफेक्ट ऑफ एडमिशन। पार्टनर्स एज एजेंट, ये अधिकार है उनको, ऑफ ईच अदर कैन मेक बाइंडिंग एडमिशंस। सो ये कर सकते हैं, दे कैन मेक बाइंडिंग एडमिशंस बट ओनली इन रिलेशन टू पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस एंड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। An admission or representation by a partner will however not bind the firm if his authority on the point is limited। So, bind कब नहीं होते? अगर authority नहीं है या limited है एंड अगले पार्टी को पता है। तो ऊपर ऑलरेडी हमने जो पढ़ा कि अगर authority नहीं है या कम है और आगे वाले को पता है तो फिर bind नहीं होगा, ठीक है? नहीं तो binding powers होते हैं। The section speaks of admission and representation being evidenced against the firm, that is to say they will affect the firm when tendered by third parties, offered by third parties। They may not have the same effect in case of disputes between the partners themselves। आपस के लिए रूल नहीं लगेगा, ये थर्ड पार्टी के लिए। जैसे थर्ड पार्टी को कोई पैसा देना था, डिस्प्यूट चल रहा था, मैंने एडमिट कर दिया कि ठीक है हम पेमेंट कर देंगे, तो इससे बाकी के पार्टनर्स भी बाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे एडमिट किया तो बाकी लोग भी एडमिट कर रहे हैं, मान लिया जाएगा। तो ये रूल किसके लिए है? जब मैं थर्ड पार्टी के साथ कुछ एडमिशन कर रहा हूँ, आपस में झगड़े हो रहे हैं, उसमें एडमिट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एडमिशन थर्ड पार्टी के साथ होना चाहिए, ठीक है? एग्जाम्पल दिया है आपको, इजीली समझेगा इससे। X and Y are partners in the firm dealing in spare parts of different brands of air conditioners। Z purchases a spare part for his AC after being told by X that the spare part is suitable for his AC। Y is not aware। अब देखो इसने एडमिट किया, सो Z ने खरीदा क्यों?
क्योंकि ही वॉज बीइंग टोल्ड बाय एक्स दैट स्पेयर पार्ट इज सुटेबल फॉर हिज एसी, कि ये वाला पार्ट तुम्हारे एसी में फिट हो जाएगा. वाई इज नॉट अवेयर अबाउट दिस ट्रांजेक्शन, उसको नहीं पता है, बट फिर भी द स्पेयर पार्ट इज फाउंड टू बी अनसुटेबल फॉर एसी, एक्स एंड वाई बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू जेड फॉर हिज लॉस. क्योंकि ये जो एडमिट किया उसने उसने जो बोला है, एक्नॉलेज किया है कि ये तुम्हारे एसी में बराबर सुटेबल रहेगा, सो ये इससे बाइंड हो जाएगा इवन वाई भी. ठीक है, तो भले एडमिशन वॉज बाय एक्स बट वाई इज ऑल्सो लाइबल. ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखो एडमिशन को कंफ्यूज मत करना एडमिशन ऑफ पार्टनर से. एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं है, एडमिशन बाय पार्टनर मींस जब वो एडमिट कर रहा है कुछ लाइबिलिटी, एक्नॉलेज कर रहा है कुछ लाइबिलिटी, या कोई ट्रुथ बता रहा है, कोई चीज बता रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एडमिशन. ठीक है, सो बाकी हम एडमिशन ऑफ पार्टनर ये अलग से पढ़ेंगे, ये अलग है. ठीक है, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, अगेन ये भी सेम पॉइंट है जो आपने एजेंसी में पढ़ा था. अगर नोटिस दे देते हैं हम एजेंट को तो मान लिया जाता है नोटिस टू प्रिंसिपल. बस वैसे ही है, अगर हम नोटिस दे देते हैं एक पार्टनर को तो इट ऑपरेट्स एज नोटिस टू द फर्म. सो अगर एक पार्टनर को जानकारी दे दी है किसी चीज की तो मान लिया जाएगा कि पूरी फर्म को इसके बारे में पता है. सो नोटिस टू पार्टनर इज डीम्ड टू बी नोटिस टू फर्म. तो नया नहीं है, बहुत सारे रूल्स एजेंसी पढ़ने के बाद सेम हो जाते हैं, वैसे के वैसे रूल्स यहाँ भी लगते हैं, बिकॉज ये भी एक टाइप का एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ही है. So the notice to a partner who generally acts in the business of firm on matters relating to affairs of firm operates as notice to the firm. So notice to partner operates as notice to firm. Thus the notice to one is equivalent to notice to all. तो हर पार्टनर को रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स को बता दिया, मान लिया जाएगा. जस्ट वैसे ही जैसे कि एक नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल. सो वही सेम रूल लगते हैं आपके बेसिक वाले. दिस नोटिस मस्ट बी एक्चुअल एंड नॉट कंस्ट्रक्टिव. एक्चुअली बताना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं चलेगा, इंप्लाइड नहीं चलेगा. कंस्ट्रक्टिव मींस इंप्लाइड, एक्चुअल होना चाहिए, इंप्लाइड नहीं. इट मस्ट बी रिसीव्ड बाय वर्किंग पार्टनर एंड नॉट बाय स्लीपिंग पार्टनर. अगेन एक और पॉइंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, वर्किंग पार्टनर को बताएंगे तब, स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस देना वैलिड नहीं माना जाएगा. However, if the partner has conspired with the third party to cheat the other partners, then such notice will not be valid. आपसे थर्ड पार्टी से एग्री कर देते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा एग्री कर लो, नोटिस दे दो, एक एग्जांपल से समझेंगे, तो अगेन इट विल नॉट बी वैलिड. सो कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे ये पूरे पॉइंट को हम समझते हैं. बेसिक रूल वही है. तो P, Q and R are partners in business for purchase and sale of second hand goods. R purchases a second hand car on behalf of firm from S. In the course of dealing with S, he comes to know that the car is stolen one and it actually belongs to X. P and Q are ignorant about it. फिर भी all partners are liable to X, the real owner. ठीक है, सो यहाँ पे अगर एक को भी जानकारी है, नोटिस का मतलब जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, नोटिस का मतलब रिटर्न नोटिस नहीं, नोटिस का मतलब जानकारी होना. सो अगर एक को भी जानकारी है, जैसे यहाँ पे बताया है कि इन द कोर्स ऑफ डीलिंग विद एस ही कम्स टू नो दैट कार इज अ स्टोलन वन. सो ये पता लग गया है किसको, तो आर को. ही कम्स टू नो, ही कौन है, आर. ठीक है, आर को पता लग गया तो हम मान लेंगे पी और क्यू को भी इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है. कल चलकर फिर तीनों जन लायबल हो जाएंगे टू द रियल ओनर. फिर A, a partner who actively participates in management of business of the firm, bought for his firm certain goods while he knew of a particular defect in goods. अब उसको पता था कि इसमें डिफेक्ट है, फिर भी उसने खरीदा. His knowledge as regards the defect ordinarily would be constituted as knowledge of the firm, though the other partners in fact were not aware of the defect. ठीक है, सो भले ही बाकी लोगों को नहीं पता था बट मान लिया जाएगा कि सब लोग उससे बाइंड हो गए. लेकिन अब ये जो पॉइंट है however वाला उसका एग्जाम्पल है. लेकिन but because A had in agreement with his seller conspired, हाँ तो but because A had in the agreement with the seller conspired to conceal the defect from other partners, the rule would be inoperative and the other partners would be entitled to reject the goods upon detection by them of the defect. तो अगर ये इनने कॉन्स्पायर किया था, कॉन्स्पायर करने का मतलब होता है मिल के थर्ड पार्टी के साथ मिलके फ्रॉड करना, इसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, यानी हिंदी में षड्यंत्र बोलते हैं. तो ज्यादा हिंदी में चले गए तो षड्यंत्र, षड्यंत्र करते हैं ना, कई बार चाल चलते हैं, लोगों को फंसाते हैं, तो उसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं इंग्लिश में. ठीक है,
अगर उसने पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर जानबूझ के अगर धोखा देना चाहते हैं बाकी के पार्टनर्स को, तो फिर बाकी के पार्टनर्स लायबल नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों की मिली भगत है। ठीक है, तो वही है। तो यहाँ पे बट बिकॉज ए हैड इन एग्रीमेंट विद सेलर कॉन्स्पायर्ड टू कंसील, उसने कॉन्स्पिरेसी किया है, उसने कंसील किया है द डिफेक्ट फ्रॉम द अदर पार्टनर्स, द रूल वुड बी इनऑपरेटिव एंड अदर पार्टनर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स, वुड नॉट बी बाउंड बाय दैट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ये जो हाउएवर के बाद लिखा है इसका एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, तो पहला ये जनरल एग्जाम्पल हो गया आपका बेसिक वाला, और दूसरा कॉन्स्पिरेसी वाला हो गया। सो सिंपल है। फिर लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, अब कितने हद तक लायबिलिटी होती है, तो हम बोलते हैं लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज जो होती है जॉइंट एंड सेवरल होती है, और अनलिमिटेड एक्सटेंट तक होती है। दैट मीन्स मिलके सब लोग लायबल हैं जॉइंटली, एंड सेवरल लायबिलिटी का मतलब है विच कैन बी सीवियर्ड फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी एंड बिकम्स अ इंडिविजुअल लायबिलिटी। सो जो वैसे तो मिलके तो लायबल हैं ही, लेकिन अगर फॉर्म की लायबिलिटी है तो मैं पर्सनली भी लायबल होता हूँ उससे, और पूरे 100% अमाउंट के लिए। समझो 1 लाख की फॉर्म की लायबिलिटी है, सो मेरे से अकेले से भी पूरा 1 लाख रुपए वसूल किया जा सकता है। तो वही है कि एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली with all the other partners and also severally. Severally means अलग अलग, for all the acts of the firm done while he is a partner. While he is a partner, a creditor can sue the partner jointly as well as separately and successively. फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्चुअल केस हुआ था, टेलीफोन पहले का टाइम था, अभी तो आजकल मोबाइल फोन से, पहले टेलीफोन की लाइंस होती थी। सो पार्टनरशिप फॉर्म में टेलीफोन दिया था एक, वो टेलीफोन का उन्होंने बिल नहीं पे किया। अब बिल पे नहीं किया तो उनका जो फॉर्म की टेलीफोन लाइन थी वो डिस्कनेक्ट कर दिया डिपार्टमेंट ने। इसके बाद भी बिल पे नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इनकी पर्सनल टेलीफोन लाइंस भी डिस्कनेक्ट कर दिया, सब पार्टनर्स के घर के भी फोन डिस्कनेक्ट कर दिए। अब इन लोग बोले कि ये गलत है, ये हमारे घर का फोन है, ये कैसे आप बंद कर सकते हैं। कोर्ट ने बोला कि नहीं, फर्म की लायबिलिटी तुम्हारी सेपरेट लायबिलिटी भी है, अगर तुमने फर्म का बिल नहीं पे किया है तो ये भी मान सकते हैं हम कि आपने इंडिविजुअली भी पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि इंडिविजुअल भी यू वर लायबल, और इसीलिए दे वर कॉम्पिटेंट टू डिस्कनेक्ट द टेलीफोन लाइंस ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर्स एज वेल। सो पहले टेलीफोन लाइंस चलती थी, अभी तो खैर टेलीफोन डायरेक्ट आजकल विदाउट लाइन होता है, पता ही है आपको, अब ऑनलाइन होता है सब। तो पहले लाइन होती थी, अब लाइन नहीं है। ठीक है, so for example when the partnership firm incurred a liability to telephone department, it became the liability of all the partners. The department is competent to disconnect the personal telephone lines, even personal lines disconnect की जा सकती है, of the partners to meet the liability of the firm to the department. फिर पहला पॉइंट बोल रहा है जॉइंटली एंड सेवरली, दूसरा पॉइंट बोल रहा है यही लायबिलिटी कैसी है, एवरी पार्टनर इज लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। अगर हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे तो पता लग रहा कियारा अपने शादी के गहने बेच के पैसे लेके आ रही है, ये भी हो सकता है। सो दिशा के पास प्रॉपर्टी है, वो बेच के लेके आ रही है, मैं भी अपने एसेट्स बेच रहा, चेन वेन बेच के पैसा लेके आ रहा, हो सकता है। तो अगर मैं पैसा नहीं दे पा रहा तो ये भी किया जा सकता है, तो पर्सनल लायबिलिटी हो जाती है, और वो भी अनलिमिटेड एक्सटेंट तक के। तो फॉर ऑल द डेट्स ड्यू टू थर्ड पार्टीज फ्रॉम द फर्म इनकर्ड व्हाइल ही इज अ पार्टनर, तो जब वो पार्टनर है तभी तक की लायबिलिटी, मैं छोड़ चुका हूं तो उसके बाद लायबिलिटी नहीं होती। तो व्हाइल ही इज अ पार्टनर, एज बिटवीन द पार्टनर्स द लायबिलिटी इज एडजस्टेबल। तो पहले तो हो सकता है मुझसे पूरा ले लिया, बट बाद में बिटवीन द पार्टनर्स इट इज एडजस्टेबल एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो according to the terms of partnership agreement. Thus, if a partner is entitled to receive 1/4 of the share of losses, the accounts between the partners will be adjusted on this basis. But a third party who is a creditor of the firm is entitled to realize the whole amount from any of the partners. किसी से भी वो रिकवर कर सकता है। अब यहाँ हर जगह आपको एक वर्ड दिखेगा एक्ट ऑफ द फर्म, तो अगर वो एक्ट ऑफ द फर्म है तो इससे सब लोग लायबल हो जाते हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट ऑफ फर्म? एक्ट ऑफ फर्म का मतलब है ऐसा कार्य जिससे फर्म बाइंड हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्ट ऑफ द फर्म। जैसे समझो एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, अगर एक्स कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और
बाइंड हो जाता है, तो ये एक्ट ऑफ द फर्म है। सो एक्स और वाई दोनों जिससे बाइंड हो रहे हैं, पूरी फर्म जिससे बाइंड हो रही है। सो एक्ट ऑफ फर्म हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज ए। An act of firm means an act or omission by all the partners or by any partner or agent of the firm which gives rise to right enforceable by or against the firm. So ऐसे कार्य जिससे फर्म को अधिकार या जिम्मेदारियां मिल जाती है वो एक्ट ऑफ द फर्म है, which binds the firm. Suppose R and S are partners. R enters into a contract with X. Now, if X commits a breach of contract, the firm can sue X. Similarly, if the firm commits a breach of contract, X can sue the firm. The contract between R on behalf of firm with the third party and the third party X would be an act of the firm. तो R और X के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है फर्म का कार्य हो गया। क्यों? क्योंकि इससे फर्म बाइंड हो रही है। अगर कल चलकर पैसा नहीं देते हैं तो X कैन क्लेम फ्रॉम द फर्म या फिर फर्म कैन क्लेम फ्रॉम द X, दोनों एक दूसरे पे एक्शन ले सकते हैं। हेंस इट इज एन एक्ट ऑफ द फर्म। अगला रूल भी एजेंसी से आता है, नया नहीं है। इवन अगर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर होगा तो भी फर्म बाइंड हो जाएगी। जैसे हमने देखा था रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एजेंट से भी प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है, सेम रूल है वैसा का वैसा। सो वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन बाय ऑफ अ पार्टनर एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए और विद द अथॉरिटी होना चाहिए। Loss or injuries caused to the firm to any third party or penalties incurred, the firm is liable, therefore to the same extent as a partner. तो even wrongful act और omission के लिए firm liable होती है। जैसे कि wrongful act of agent से principal bind हो जाता है, ये भी agent ही है और इसीलिए इनके कुछ गलत कार्य हैं तो उससे पूरी firm liable हो जाएगी। One of the two partners in a coal mine acted as a manager was guilty of personal negligence in omitting to have the shaft of the mine properly fenced. तो shaft है उसको properly fencing नहीं किया था उन्होंने। As a result thereof, an injury was caused to the workman. So other partner was also held responsible. ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति की गलती के कारण बाकी पार्टनर्स भी जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में ये एक प्रॉब्लम भी होती है, दिक्कत होती है। तो इसीलिए एक और कानून है इससे बेहतर LLP। तो LLP का ऑप्शन ज्यादा प्रेफरेबल होता है क्योंकि नहीं तो रॉन्गफुल एक्ट से फिर सब लोग फंस जाते हैं। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स। मिस एप्लीकेशन यानी जब पैसा किसी ने लाके दिया और हमने उसको मिस अप्लाई किया, किसी ने हमारे फर्म का डेट रीपे किया था, अब वो डेट मैंने फर्म में ना ले जाके पर्सनल यूज कर लिया। मेरे को टीवी खरीदना था, मैंने घर पे ले जाके टीवी खरीद लिया उससे। ऐसे केस में भी फर्म लायबल रहेगी कि जिसने पैसा दिया उसको गुड्स तो भेजना पड़ेगा। समझ दिया है? तो मिस एप्लीकेशन, इसको मिस एप्लीकेशन बोलते हैं। एक प्रकार का फ्रॉड ही है, ये सब भी फ्रॉड है, ये भी। तो ये मिस एप्लीकेशन है। मिस एप्लीकेशन यानी गलत इस्तेमाल करना, मिस अप्लाई करना। वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपरेंट अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, receives money or property from a third party and misapplies it, तो उसको रिसीव हुआ पैसा एंड उसने इसको मिसअप्लाई किया। और a firm in the course of its business receives money or property from a third party and money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of firm, so again the firm is liable to make good the loss. सिमिलर एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया। P, Q और R तीन जन पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे। M है जिसने कुछ गुड्स लेके गया था, उसको पैसा पे करना था, इसने P के पास आके 50,000 रुपए पे कर दिया, 50,000 पेमेंट किया। अब P ने ये चीज Q और R को बताया नहीं और जाके इसने पर्सनल यूज कर लिया, टीवी खरीद लिया अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। Here M is discharged by the payment, तो यहाँ पे it is a good payment एंड इससे P, Q और R तीनों जन का अब लाइबिलिटी यानी M की लाइबिलिटी टुवर्ड्स ऑल द पार्टनर्स खत्म हो गई। तो वही दिया M is discharged from the debt after making payment of 50,000 to P। फिर भले P इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, इससे M को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सब आसान से ही टॉपिक्स है वैसे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एजेंसी में पढ़ा है, वही एकदम वैसे का वैसा शेम टू शेम कॉपी पेस्ट हो रहा है। होता है कभी कभी रिपीट होते हैं टॉपिक्स। और मैंने बताया आपको
सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एलएलपी में भी, यहाँ पे भी आ सकते हैं, इवन एजेंसी में आ सकते हैं, तो कहीं भी आ सकते हैं सेम टाइप के क्वेश्चन। हाँ, कौन सा? हाँ। हम्म। तो फिर वो पार्टनर से क्लेम कर सकते हैं। हाँ, वैसे इवन ऐसे केस में हम कोर्ट जाके इवन थर्ड पार्टी पे भी एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी मिली हुई है ना पार्टनर के साथ, तो उस पर भी एक्शन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर शेयर, किसकी बात हो रही है? ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर शेयर किसकी बात हो रही है? इलू की। ट्रांसफरी बताया था मैंने आपको, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर शेयर, मेरा हिस्सा। हम तीन पार्टनर है, ए डी एस। मैं अपना हिस्सा, अपने हिस्से का मेरा 50% शेयर है, इसमें से मैं समझो 10% इसको दे रहा हूँ, तो इसकी बात हो रही है, इसके राइट्स, इसको क्या क्या राइट्स मिलेंगे ये देख रहे हैं हम। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, ठीक है, दैट मीन्स सब पार्टनर के राइट्स, सेक्शन 29। सो ट्रांसफरीज राइट्स। अब a share in partnership is also transferable like any other property, but because partnership is based on mutual trust, ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ utmost good faith होता है, इसलिए विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स हम ये नहीं कर सकेंगे। So but as the partnership relation is based on mutual confidence, the assignee of partners interest by sale, mortgage or otherwise cannot enjoy same rights, और यहाँ सबकी कंसेंट लगती है, वो हम आगे देखेंगे। सो सेम राइट्स आगे के ऊपर भी देखे अपन ने, लिखा है ना ऊपर एक जगह, आपको बताया था मैंने, ज्यादातर डिसीजंस मेजोरिटी से हो जाते हैं, बट चार डिसीजंस के लिए यूनानिमस कंसेंट लगती है। याद है कि भूल गए? चार डिसीजन में एक ये भी है, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर बाय हिज इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, सब पार्टनर बनाना, सेक्शन 29 जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सो इसके लिए यूनानिमस कंसेंट लगती है, नेचर ऑफ बिजनेस बदलना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ माइनर एंड सब पार्टनर, तो इसके लिए यूनानिमस कंसेंट लगती है, ठीक है। सो सेक्शन 29 वही पढ़ रहे हैं हम अभी। तो आपने जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा है, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में भी देखो सेम सेक्शन दिखेगा आपको, पिछले चैप्टर में गए थे हम, वहां पे सब पार्टनर में देखो। अच्छा सेक्शन दिया नहीं है यहाँ, बट मैंने शायद पढ़ाते वक्त बताया होगा कि ये सेक्शन 29 में आता है, सब पार्टनर। तो सब पार्टनर बनाना, इसी को हमने यहाँ पे भी नाम दिया था, इसको भी हमने बोला था ही इज द ट्रांसफरी। सो ट्रांसफरी है ये, ट्रांसफरी, सब पार्टनर इज द ट्रांसफरी ऑफ अ शेयर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो सब पार्टनर की बात हो रही है। तो सब पार्टनर को क्या अधिकार है, उसको अब पूरे राइट्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे ये एक्चुअल में पार्टनर तो है नहीं, पार्टनर्स तो ये तीनों हैं, और इसीलिए सब पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, वो बीच में नहीं आ सकता, ना ही वो अकाउंट्स वगैरह मांग सकता है, उसको चुपचाप जितना हम बोल रहे हैं कि इतना शेयर है उतना शेयर लेने का राइट रहेगा। सो वही दिया है कि he cannot enjoy same privileges as the original one. The Supreme Court in Narayanappa versus Krishnappa has held that the assignee transferee will enjoy only the right to receive the shares of the profits of the assigner. तो assigner का जो profit है, मैं हो गया assigner, ये हो गया assignee या transferer transferee. So profits of the assigner and the amount of profit agreed to by other partners. तो उसको सिंपली उतना राइट है कि मैंने बोला हूं जितना पैसा मेरे हिस्से से तुझे मिलेगा उतना चुपचाप रखना पड़ेगा। He cannot even challenge the accounts. वो ये नहीं बोल सकता मुझे प्रॉफिट बताओ, इतना ही प्रॉफिट हुआ है, उसको ये भी राइट नहीं होता। वही दिया है आगे, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप उसको नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरफेयर विद कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इवन रिक्वायर अकाउंट्स और इंस्पेक्ट द बुक्स। सो वो इवन अकाउंट्स देखने का राइट नहीं रखता, तो वो भी अधिकार नहीं है उसको, ठीक है। चुपचाप
प्रॉफिट हुआ इतना तेरा हिस्सा बनता, चुपचाप रखना पड़ेगा, ठीक है। So during the continuance of partnership, such transferee is entitled to receive the share of the profits of the transferring partner. However, he is bound to accept the profits agreed to by the partners. That is, he cannot challenge the accounts. ये कब की बात हुई? ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप। एंड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी उस वक्त उसको जरूर एक राइट देते हैं कि तेरे को कितना हिस्सा बनता है उसके लिए अकाउंट्स देखने का राइट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ से रिटायरमेंट ले लेता हूँ या डिसोल्यूशन हो जाता है, दोनों केस में समझो मैं फर्म से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मुझे पैसा मिलेगा, जो भी मेरा पैसा लगा हुआ था, जो भी एसेट्स वगैरह हैं, शेयर मिलेगा मुझे, उस शेयर में भी सब पार्टनर को राइट होता है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन होगा तो उसमें भी राइट होता है, और कितना राइट उसको मिल रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए फिर उसको अकाउंट्स देखने का अधिकार मिल जाएगा। सो वही दिया है आगे, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर द ट्रांसफरी विल बी एंटाइटल्ड, फिर उसको ये राइट मिल जाएगा, विल बी एंटाइटल्ड। तो पहले ये राइट नहीं रहता, तो नॉट एंटाइटल्ड था, लेकिन अब ही विल बी एंटाइटल्ड अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर टू रिसीव द शेयर ऑफ एसेट्स, इवन एसेट्स का हिस्सा वो मांग सकता है, of the firm to which the transferring partner was entitled and for the purpose of ascertaining the share to the accounts. So account देख सकता है as from the date of dissolution and that to limited purpose के लिए, only for the purpose of ascertaining his share. बाकी पूरे अकाउंटिंग वगैरह देखते बैठेगा वो अधिकार नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ हिज शेयर कैसे क्या किया जा रहा है उससे रिलेटेड वो डिटेल्स देख सकता है, ठीक है। तो ये है। फिर एक और चीज, एडमिशन ऑफ पार्टनर और सब पार्टनर विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होना चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें जिसमें ऑल द पार्टनर्स की कंसेंट लगती है, तो यहाँ अगर एक भी व्यक्ति मना कर देता है तो हम इलियाना को नहीं जोड़ सकते। जैसे समझो कियारा बड़ी पॉजिटिव हो गई मेरे लिए, बोलती है शर्मा जी को इलू फिलू नहीं आएगी अपने बीच में, तो ऐसे केस में इन एग्जांपल्स का वास्तविकता से संबंध नहीं है, तो अगर वो मना कर देती है तो कोई इलू फिलू को हम नहीं जोड़ सकते फिर, ठीक है। तो ऐसा है, तो वही दिया है, नो पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इन फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स एंड इवन पार्टनर कैन नॉट बाय ट्रांसफरिंग हिज ओन इंटरेस्ट मेक एनीबडी एल्स एज पार्टनर इन हिज ओन प्लेस, अनलेस कर सकते हैं अदर पार्टनर्स एग्री टू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज पार्टनर, अगर वो लोग तैयार हैं तो कर सकते हैं। एट द सेम टाइम पार्टनर इज नॉट डीबार्ड फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट, पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप कैन बी रिगार्डेड एज एन existing interest and tangible property which can be assigned, but again वहां पे भी अगर बाकी पार्टनर्स मना कर देंगे तो हम वो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा है। सो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, इनके लिए यूनानिमस कंसेंट लगती है, 100% कंसेंट, ये दोनों ही डिसीजंस के लिए। ऊपर भी लिखा है कि ये दो डिसीजंस, माइनर का डिसीजन एंड चेंज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, ये चार चीजों के लिए यूनानिमस कंसेंट लगती है। बाकी ज्यादातर चीजें जो होती हैं इट कैन बी डन बाय मेजोरिटी कंसेंट, ठीक है। सो सब पार्टनर में ये पॉइंट्स आ सकते हैं आपको, डिसोल्यूशन के पहले क्या अधिकार है, डिसोल्यूशन के बाद क्या अधिकार है, और जनरल क्या अधिकार है, इतनी चीजें पूछी जा सकती है आपको। और जो अगली चीज आपको पूछी जाएगी माइनर की, आपको 100% क्वेश्चन आने वाला है, इसके ध्यान रखना है आपको, 100% आएगा, 100% एकदम आना ही चाहिए। सो माइनर एडमिट किया गया है जब बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप को, सो हाँ आएगा, आएगा नहीं आएगा, होगा नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। हाँ, शेयर होल्डर कंपनी अलग चीज होती है, वहाँ पार्टनरशिप वाले रूल नहीं लगते, अपन देखेंगे वो। तो आप साइंस की तरफ से हो क्या? अच्छा, नहीं साइंस वालों को ऐसे होता है कभी कभी, तो अपन देखेंगे, कंपनी अलग होती है चीज, पार्टनरशिप अलग है, सो वहाँ पे अलग रूल लगता है कंपनी में। सो वहाँ सब पार्टनर जैसा कॉन्सेप्ट कंपनी में नहीं होता, तो शेयर होल्डिंग की बात नहीं आती, अपन पार्टनरशिप के एंगल से देख रहे हैं, तो कंपनी का कॉन्सेप्ट अलग से देखेंगे अपन। कैसे भी कर सकते हैं, अब हमको लग रहा है चलो बिजनेस बढ़ाना है तो ईलू को जोड़ लेते हैं, वो बोल रही मैं 10
होंगी तो आ जा, जुड़ जा पार्टनरशिप में। हाँ, तो पैसे लेके आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रही है, अपने को जरूरत है एक पार्टनर की, एक हैंड भी चाहिए। अब हमारा बिजनेस बढ़ चुका है, खर्रा अलग दिखता है, पान अलग दिखते हैं, तो दोनों में कंटिन्यूअस हमको सप्लाई चाहिए। तो इसलिए एक को खर्रे पे लगा दिए, दूसरे को चूना लगाने। कर सकते हैं, जरूरत है ना हमको। आपको अगर एडमिट करना है तो अगर कोई वैलिड रीजन है तो आप एडमिट कर सकते हैं। आपको लग रहा है बढ़ाना है बिजनेस तो कर लो ऐड। सो जनरली ऐसा कम देखने को मिलते हैं, जनरली जैसे चल रही पार्टनरशिप चलते रहती है। बट होते हैं कई बार एडमिशन होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, कोई थक गया है खर्रा घुट घुट के, बोलता है यार अब नहीं होता मेरे से काम, हाथ दर्द करते, तो छोड़ सकता है बिजनेस। ठीक है। हाँ, लॉसेस के लिए भी बंद कर सकते हैं। हाँ, नहीं, लॉसेस के लिए लायबल नहीं होता, सब पार्टनर को लॉसेस वगैरह नहीं देते, सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। ठीक है। चलो, माइनर के बारे में हम डिस्कशन चालू करेंगे। सो पोजीशन ऑफ माइनर, एज अ पार्टनर। सो स्केल पट्टी है हमारे पास, स्केल पट्टी लेके चालू। समझो ये व्यक्ति माइनर था और इसको एडमिट किया यहाँ पे, तीन जन पार्टनर है मान लेते हैं, कियारा, दिशा और मैं। हमने यहाँ पे तैमूर को जोड़ लिया। तैमूर कौन है? माइनर है, छोटा टी है ना, तो तैमूर, हाँ छोटा है। बाद में यहाँ पे वो हो गया मेजर, तो यहाँ पे एडमिट किया हमने यहाँ पे, तो एडमिशन ऑफ माइनर फॉर बेनिफिट्स, इसको सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं। फिर एक दिन वक्त से वो मेजर हो गया, वक्त से मेजर हो गया, तो यहाँ पे मेजोरिटी अटेन करता है वो, उसका बर्थडे आया, फिर मेजर हो गया। अब यहाँ पे मेजर होने के बाद उसको एक टाइम देते हैं हम। He will have to decide within a period of 6 months whether he wants to continue in the partnership firm or he wants to sever his connection. So ये 6 महीने का एक उसको काल अवधि दी जाएगी, 6 months। इसमें he will have to decide, दो चीज डिसाइड कर सकता है वो, या तो पार्टनर नहीं बनना चाहता या बनना चाहता है, पहले नहीं बनना चाहता, does not want to become a partner, या फिर wants to become a partner। तो उसको डिसाइड करना है। अगर वो कुछ इन्फॉर्म नहीं करता है तो वो मान लिया जाएगा पार्टनर बन गया, डज नॉट इन्फॉर्म, तो मान लिया जाएगा ही बिकम्स अ पार्टनर, ही वांट्स टू बिकम अ पार्टनर। ठीक है, 6 महीने का टाइम है। विद इन दिस 6 मंथ्स ही विल हैव टू गिव पब्लिक नोटिस, उसको जानकारी देना पड़ता है पब्लिक को कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। वट एवर हिज डिसीजन इज ही विल हैव टू इन्फॉर्म इट। तो हमको अब देखना है कि उसकी क्या लायबिलिटीज होती हैं जब वो माइनर है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में क्या राइट्स और लायबिलिटीज होती हैं, और फिर मेजर होने के बाद इसकी क्या राइट्स और लायबिलिटीज होती है, ये हम देखेंगे। तो माइनॉरिटी में अगेन पहले राइट्स देख लेंगे, फिर ड्यूटीज या लायबिलिटीज।
लाइबिलिटी, बिल्ली चाय लाएगी और यहाँ तो अनलिमिटेड लेके आती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, सो राइट्स क्या क्या है ये देखते हैं हम, फिर लाइबिलिटी पे चर्चा करेंगे। अब राइट्स क्या है, उसको जो प्रॉफिट शेयर हमने बोला है वो मांगने का अधिकार है उसको, तो राइट्स में पहला राइट वही है। सो ये पूरा सीक्वेंस में कवर हो गया, थोड़ा आपकी बुक में एक हल्का सा गड़बड़ दिखी है मेरे को, तो वो ठीक करना पड़ेगा आपको। हल्की सी गड़बड़ है, यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए, ये पार्ट नीचे होना चाहिए, यहाँ पे लाइन होना चाहिए। अभी रीड करते हुए इतना ध्यान गया, और ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा शी। ठीक है, बाकी ठीक है, माइनॉरिटी का कोई दिक्कत नहीं है। सो इतना ठीक कर लो, फिर से बताऊंगा, चलो बना ही लो, कर लो। तो वेयर ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, he elects to become a partner and not elects to, does not elect to become a partner। समझा ना, सिर्फ इसको शिफ्ट कर दो, यहाँ एक लाइन खींच दो बस, और सी डी ई को ए बी सी कर दो। ठीक है, फॉर्मेटिंग एरर, बहुत गलतियां हैं बुक में, ऐसा होता नहीं है, हो गया एक बार, आगे ध्यान रखूंगा। गलतियों से इंसान सीखता है, ऐसी गलती नहीं होती तो सीखता नहीं मैं, होता है, गलतियां इंसान को अच्छा बनाती है, नहीं तो मेरे को एटीट्यूड आ जाएगा, ईगो आ जाएगा कि नहीं नहीं यार ये एकदम परफेक्ट राइट। तो अच्छा है गलतियां होती, नहीं सच में ज़रूरी होती है गलतियां होना, जीवन में गलतियां करना, गलतियों से इंसान जितना सीखता है उतना बादाम खाने से नहीं सीखता। बादाम खाने से अक्ल आती बोलते ना, कोई नहीं आती, ठोकर खाने से आती है, हाँ ऐसा बोलते हैं। चलो खैर, अरे बस बस, नहीं एक्चुअल में बहुत बहुत सीखने मिलता है, और खुद की गलतियों से भी सीखा करो, दूसरों से भी सीखा करो। जीवन हर मौका नहीं देता कि हर गलती हम करें और उससे सीखते बैठे, तो दूसरों की गलतियों से सीखा करो, फैक्ट है, बस हो गया। तो राइट क्या है, पहला राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट्स एग्री किया है उतना चुपचाप उसको रखना पड़ेगा, लेकिन यहां उसको अकाउंट्स देखने का अधिकार है। राइट टू इंस्पेक्ट, कॉपी, एक्सेस अकाउंट्स, बट नॉट बुक्स। बुक्स देखने का अधिकार नहीं, अकाउंट्स देखने का राइट होता है उसको। क्या फर्क है इसमें, तो आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, आपको पता होना चाहिए, मेरे को नहीं पता, मैं थोड़ी अकाउंट्स वाला हूँ, मैं तो लॉ वाला हूँ, तो अकाउंट्स का मेरे को के भी नहीं आता, के नहीं आता ना, नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो अकाउंट्स यानी खाते देख सकता है, वो लेजर देख सकता है, लेकिन वो एक एक एंट्री नहीं देख सकता। बुक्स इज अ वाइडर वर्ड, बुक्स में वाउचर्स भी कवर होते हैं, अकाउंट्स में वाउचर कवर नहीं होते। जैसे कैश अकाउंट इज एन अकाउंट, वो देख सकता है, सेल्स अकाउंट देख सकता है, सेल्स रजिस्टर नहीं देख सकता वो। सो रजिस्टर्स, बाकी के वाउचर्स, ये सब बुक्स का हिस्सा है, बट नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकता है वो बाकी के अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स वगैरह देख सकता है, वो जर्नल एंट्रीज नहीं देख सकता, एक एक एंट्री चेक करेगा, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि वो अकाउंट्स देख सकता है, बुक्स नहीं देख सकता। सो अकाउंट्स यानी जो खाते बने हैं वो खाते देख सकता है, वो जो लेजर वगैरह है वो देख सकता है वो, ठीक है। सो बट नॉट दी बुक्स, बाकी एक एक एंट्री चेक करने का राइट नहीं है उसका, एक एक वाउचर दिखाओ ये नहीं बोल सकता वो, ठीक है। एंड तीसरा एक और राइट मिलता है उसको, तैमूर को हमने पैसा नहीं दिया,
तो ही कैन फाइल अ सूट, केस फाइल कर सकता है हमारे ऊपर कि मेरा पैसा नहीं दिए, कट्टी, और हाँ, सो पैसा मांगेगा वो। और अगर वो पैसा मांग रहा है केस फाइल करके, तो हम उसको फिर फॉर्म से निकाल देंगे। हाँ, निकालेंगे ना, जाहिर सी बात है। एक तो हम पैसा दे रहे फोकट में, वो कोर्ट चला गया तो निकाल देंगे। यहाँ पे ही विल हैव दिस राइट टू फाइल अ सूट ओनली इफ ही वांट्स टू सीवियर हिज कनेक्शन विद द फर्म। वो ऐसा नहीं कर सकता इधर केस भी फाइल कर रहे हैं और इधर जुड़ा हुआ है आगे के लिए। सो दोनों चीज नहीं कर सकता, या तो जुड़ा रहे चुपचाप से, नहीं तो अगर केस फाइल कर रहा है तो अलग हो जा। ठीक है, तो उसको ये राइट तो जरूर दिया है, बट ही विल हैव टू सीवियर हिज कनेक्शन विद द फर्म। ठीक है, और लायबिलिटी क्या होती है माइनर की? कुछ भी नहीं। ऐसा बोलना अच्छा लगता है, लेकिन सोच के देखो, बैलेंस शीट को इमेजिन करते हैं केडीएसएन कंपनी की बैलेंसेस की शीट, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट है ना। बैलेंस शीट में यहां पे कैपिटल लगा है, कैपिटल अकाउंट दिखेगा आपको, कियारा, दिशा, मेरा। क्या माइनर का भी कैपिटल अकाउंट दिखेगा? हाँ दिखेगा। उसका भी तो खाता तो खोला जाएगा ना, कितना पैसा देना है उसको। इलू को छोड़ो ना, आपको बड़ा इलू इलू। ठीक है, अब यहां इनका कुछ पैसा है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज भी हैं। हम पहले किसको पे करेंगे लाइबिलिटीज? बाहर वालों को। एसेट्स जो है ये बेच के पैसा जाएगा इनको, है कि नहीं? सिंपल है। क्या पहले हम तैमूर को पैसा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं इन एसेट में क्या तैमूर का अधिकार है? अगर पार्टनरशिप एसेट है तो इट इज नथिंग बट द एसेट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये भी अगर माइनर जोड़ा है तो वो भी पार्टनर मान लिया हमने, सो उसका इसमें अधिकार है। जब पार्टनरशिप फर्म बंद होगी तो सबको अधिकार मिलेगा, इसको भी हिस्सा मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे इसको भी। सो इन एसेट्स में इसका भी अधिकार है, लेकिन पहले इन एसेट्स से हम इन लायबिलिटी को पे करेंगे। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि तैमूर का जितना भी एसेट्स हैं उतने हद तक के लायबिलिटीज रहती है, तो ये सही रहेगा। आप अगर ऐसा बोलोगे उसकी लायबिलिटी रहती च नहीं, तो ये गलत रहेगा। सो बोलने के वक्त ठीक है आप ऐसा बोल सकते हैं, बट लिखते वक्त हमेशा आपको इतना लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा कि माइनर इतना लायबल होता है जितने तक एसेट हैं। सो हिज लायबिलिटी इज कन्फाइंड टू, रिस्ट्रिक्टेड टू द एसेट्स ऑफ द फर्म। अगर एसेट्स खत्म हो गए उसके बाद ही इज नाइदर पर्सनली लायबल नॉर हिज प्राइवेट एस्टेट इज लायबल। सो आप बोलने के वक्त बोल देते हैं कि वो लायबल नहीं होता, बट वो पर्सनली लायबल नहीं होता। लेकिन जितने एसेट फर्म में लगे हैं वहां तक तो लायबिलिटी चल रही है उसकी, और इसीलिए लिखते वक्त हम कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो यही लिखेंगे, हिज लायबिलिटी इज कन्फाइंड टू, रिस्ट्रिक्टेड टू, लिमिटेड टू द एसेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो लायबिलिटी नहीं है बोलने के बदले हम बोलेंगे लायबिलिटी है, लेकिन हिज लायबिलिटी इज कन्फाइंड टू या restricted to his share in assets of the firm। अगर उतने एसेट्स खत्म हो गए तो ओवर एंड अबाउट दिस ही इज नाइदर पर्सनली लायबल nor his private estate is liable। इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, ना वो पर्सनली लायबल है, ना ही उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लायबल है। सो उसकी लायबिलिटी लिमिट हो जाएगी ओनली अप टू द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो हिज शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, ओवर एंड अबाउट दिस ही इज नाइदर पर्सनली लायबल नॉर हिज प्राइवेट एस्टेट्स आर लायबल। तो ऐसा है, सिंपल। अब अगर वो मेजर हो जाता है तो क्या होगा? पहले तो बर्थडे मनाएगा, फिर बाद में 6 महीने के अंदर वो डिसाइड, बर्थडे तो मनाना ही पड़ता है ना,
बाद में 6 महीने के अंदर वो डिसाइड करेगा। अब अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो उसको एक कंपलसरी कंडीशन होती है, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। दोनों में देना है वैसे तो, बट मैंने आपको बोला कि अगर यहां नहीं दिया उसने तो हम मान लेंगे पार्टनर बन गया। पब्लिक नोटिस देने बोला है 6 महीने के अंदर। अगर दे दिया तो ठीक है, समझो यहां पब्लिक नोटिस दे दिया 3 महीने में, 3 महीने तक के अभी भी वो कंटिन्यू होगा एज अ माइनर पार्टनर, उसको राइट्स और लाइबिलिटीज कंटिन्यू होंगी। ठीक है। यहां पे इसके अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो सेम राइट्स और लाइबिलिटीज हो जाती है एज अ माइनर, जितनी एज माइनर लाइबिलिटी थी सेम रहेगी अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस देने तक के सेम लाइबिलिटीज उसकी कंटिन्यू हो जाएगी, और पब्लिक नोटिस देने के बाद लाइबिलिटीज खत्म। ठीक है। तो पब्लिक नोटिस इज एसेंशियल टू एब्सॉल्व हिम फ्रॉम द लाइबिलिटी। एब्सॉल्व करना मीन्स मुक्त करना। ऐसा है। और अगर पार्टनर बन गया तो क्या होगा? तो वो भी इनका साथीदार हो जाएगा। फिर ये लोग गाना गाएंगे, मिल गया हमको साथी, मिल गया ना एक एक्स्ट्रा। ठीक है, बस नहीं, गाना वाना नहीं गाएंगे। हिंदी मूवी में होता है ना, बीच बीच में गाने आना चाहिए। पार्टनर बनेगा तो सेलिब्रेशन होगा, गाना आएगा, फिर बाद में कहानी आगे बढ़ेगी, बस वैसे ही। हाँ हाँ, डांस भी होगा। ठीक है, परफॉर्म करेंगे ना। आप लोग कर रहे कि नहीं? नहीं, आपको तो अलाउड ही नहीं। अरे बढ़िया आपको अलाउड ही नहीं है, अगले साल करना, कोई बात नहीं। हाँ, अरे बढ़िया है सही है चलो जाने दो, ठीक है। आपसे ये पूरा ये ठीक है, कॉलेज लाइफ तो वैसे ही छीन लेता है इंस्टीट्यूट, जो बचा कुचा था वो भी गया। ठीक है, मैं इसमें किस्मत वाला रहा, मेरे को कॉलेज लाइफ मिली थी। 11th-12th में कॉलेज में था, जूनियर कॉलेज था बट कॉलेज में था, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, मज़ा आता है उसका। नहीं तो बाकी पता ही नहीं रहता कॉलेज लाइफ क्या है। ठीक है, जाने दो। सो वॉन्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, अगर वो पार्टनर बनने का इच्छुक है है सो इसके राइट्स क्या रहेंगे? इसके राइट्स रहेंगे सेम, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और बाद में फिर सब वो राइट्स मिल जाएंगे जो एक पार्टनर को मिल जाते हैं। तो इसको सेम राइट्स एज एनी अदर पार्टनर मिल जाएंगे, जो हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 9 से 17 तक। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट टू रिक्वायर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर राइट टू हैव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट टू इंटरेस्ट, ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, सब वैसे के वैसे उसको राइट्स एंड लाइबिलिटीज मिलेंगे एज अवेलेबल टू ऑल अदर पार्टनर्स। और लाइबिलिटी मिलेंगी क्या? तो यस। कितनी मिलेगी, कब से मिलेगी? लाइबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, पूरे फर्म के कार्य के लिए लाइबल है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, यहां से लाइबिलिटी चालू हो जाती है उसकी, यहां से, एंड नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन ही बिकम्स मेजर, यहां से नहीं।
So he will be liable for all the acts of the firm since he was admitted to the benefits of partnership. So वहां से liable है from the date of his admission to the benefits of partnership. खूब इंपॉर्टेंट है, ये आपका ब्रह्मास्त्र हो गया, ये आपको बना लेना चाहिए। अब आपको रियलाइज होगा ये ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि इतना कोर्स आगे बढ़ गया है। कई बार होता है हम लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं एकदम, अरे याद रहेगा अपने को। अब देख लो अभी कितना याद है, भूल गए अपन। बताया था मैंने शुरुआत में, कितना पढ़ लिया, सेल ऑफ गुड्स खत्म, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म। सो फाउंडेशन में तो भी कई बार निकल जाते हैं, इंटर में अगर ऐसी अलाली करेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। हाँ, इंटर में बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप साथ साथ में लिखोगे नहीं। एक तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि क्लास में आप इन्वॉल्व रहोगे जब लिखते रहोगे साथ साथ में। सो कुछ लोगों को अलग ही रहता है, ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, ऐसे होते हैं कुछ लोग, उनको लगता है याद रहेगा, बट ऐसे लोगों को हमने देखा है फिर इंटर में, तो इंटर तक पहुंच भी जाते हैं तो भी तकलीफ होती है। तो इसीलिए जैसा गाइड कर रहे हैं वैसा करते जाना चाहिए आपने। आप खुद देखो ना, इतना सारा अगर आपने ये बना लिया तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देखोगे भक्क से रिवाइज हो जाएगा पूरा माइनर की पोजीशन। सो इसीलिए बना लेना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है, तो रहते हैं कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट। चलो खैर पढ़ लेते हैं। आपको बताते होंगे शर्मा सर ने बताए होंगे, हमारे टाइम बताते थे कि एक रैंक होल्डर था, और हाँ होते हैं, और वो भी क्योंकि अपने ही धुन में रहते। कई बार उन लोग को ये हो जाता है कि नहीं हमको रैंक आ गया, और इसीलिए फिर वो लोग ऊपर अलग ही लेवल पे चले जाते और खुद को ज़मीन से जोड़े नहीं रखते। सो हमेशा अपने को ग्राउंड से जुड़े होना चाहिए, तभी सही होता है। और फिर वो उड़ने लग जाते, उड़ेंगे कब तक, कभी तो गिरेंगे ही। सो पतंग है, पतंग उड़ेगी कब तक, जब तक धागा पकड़ा होगा। वो धागा आपको लगता है कई बार कि बांध के रखता है, उड़ने नहीं देता, लेकिन वो धागा ज़रूरी होता है। बताया था मैंने शायद आपको कहानी, नहीं बताया था? बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ होती है ना, उसमें से ऐसी कहानी है कि एक लड़का होता है, पिताजी के साथ पतंग उड़ाते रहता है। अब वो बोलता है पिताजी ये धागे के कारण, मंजे के कारण पतंग उड़ नहीं रही है, यहीं तक जाती है, तोड़ देते हैं। पिताजी बोले ठीक है, तोड़ दिए। अब थोड़ा दूर ऊपर तक गई, फिर बाद में नीचे गिर गई। फिर वो बेटा आश्चर्य में हो जाता, अरे पापा ये तो धागे से ही बंधी थी। तो उसको वही समझाते हैं, बेटा ऐसे ही होता है कि अपन लोग जब सोचते हैं कि कोई कंट्रोल कर रहा है, घर वाले डांट रहे हैं, तो अपने को बुरा लगता है, लेकिन वो पकड़ के रखे हैं इसलिए तुम उड़ रहे हो। जिस दिन उन्होंने छोड़ दिया उस दिन कैसे गिरोगे पता भी नहीं लगेगा। तो बहुत खतरनाक कहानियां होती हैं, चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो धागा है जो लग रहा है कंट्रोल कर रहा है, बट वो बांध के है इसलिए हम उड़ रहे हैं। अगर वो छोड़ दिए तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रूरी है, तो इसीलिए वो कंट्रोल रहना चाहिए, कभी भी उड़ना नहीं चाहिए कि अपन ईगो आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होता है कई बार, कई लोगों को होता है, सिर्फ इसमें नहीं, सीए में तो भरा होता है ईगो। तो बहुत सारे सीए ऐसा एटीट्यूड भरा होता है कि हम सीए है तो है, ठीक है, तो रहता है एक्चुअल में। अब देखना कई बार लोग बताते हैं अरे मेरा बेटा मेरे सीए है, ठीक है, हाँ मैं नहीं हूँ तो लेकिन ऐसा होता है, बहुत गलत है ये चीज़ें, तो बहुत तकलीफ होती है चीज़ों से। चलो खैर, और इतना फर्क नहीं पड़ता। आप देखो ना, आपको कोई बोल रहा है कि अरे डॉक्टर हूँ मैं या मेरा बेटा डॉक्टर है, हाँ तो है तो वैसे ही आप किसी को बोलेंगे मेरा बेटा सी, हाँ ठीक है तो है, ठीक है, उसमें क्या। तो हाँ बड़ी बात जरूर है, क्योंकि पूरे देश भर में सिर्फ 4 लाख सीए हैं, तो वैसे बड़ी बात है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 4 लाख सीए, 0.0 समथिंग % में जाएगा वो। सो इतनी कम है, यानी 1 करोड़ भी सीए नहीं है 140 करोड़ में। 1% भी रहा तो 1.4 करोड़ होना चाहिए, 1% भी नहीं है, सिर्फ 4 लाख सीए हैं ओवरऑल। उसमें भी कई सीए हैं जो प्रैक्टिस जॉब नहीं करते, वो बिजनेस में लग चुके हैं, जैसे कुमार मंगलम बिरला हो गए, सो खुद का बिजनेस कर रहे सीए होने के बाद भी। फिर मोतीलाल ओसवाल हैं, सो खुद के बिजनेसेस हैं इनके। अनिल सिंह भी है, खुद अपना काम कर रहे कुछ, सो सीए से अलग होके। ऐसे भी बहुत सारे सीए हैं।
सिर्फ 50% सीए हैं जो प्रैक्टिस और इसमें रह जाते हैं जॉब में, और उनमें भी फिर प्रैक्टिस वाले बहुत कम है। आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल होता है आईसीएआई की वेबसाइट पे, आप कभी जाके देखोगे तो दिखेगा। तो बड़ी बात तो है, बट फिर भी ऐसा इंसान होना अच्छा ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो वो बहुत कम मिलते हैं, सीए तो मिल जाएंगे। फिर चलो वापस आते हैं, पर कहाँ जा रहे हम। सो इसीलिए बताया ताकि आपने डायग्राम्स बनाना चाहिए। ये जो हम लोग बोलते रहते हैं ना, वो एक धागा है, जिस दिन बोलना बंद हो जाएगा उस दिन तकलीफ हो सकती है। कभी कभी बोलता हूं मैं बीच बीच में, पढ़ लेते हैं अब, क्या बोलना ज़्यादा। चलो, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर एज अ पार्टनर, सेक्शन 30 एक एक्सेप्शनल रूल बताता है कि माइनर को आप एडमिट कर सकते हैं टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सो एडमिशन ऑफ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 11, एग्रीमेंट बाय और विद अ माइनर इज वॉइड, एज सच he is incapable of entering into contract of partnership, but with the consent of all the partners. For the time being, a minor may be admitted to the benefits of partnership. This provision is based on the rule that minor cannot be a promisor, but he can be a promisee or a beneficiary. It should, however, be noted that new partnership cannot be formed with a partner who is a minor. नई पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। ऑल्सो देयर कैन नॉट बी पार्टनरशिप ऑफ माइनर्स अमंग देमसेल्फ। सो माइनर्स आपस में पार्टनरशिप नहीं कर सकते। सो दो माइनर है, बोल रहे तू मेरी पार्टनर मैं तेरा पार्टनर, ये बचपन का खेल है, ये कोई एक्चुअल पार्टनरशिप थोड़ी है, बचपन का खेल हो गया ये, ठीक है। सो देयर कैन नॉट बी पार्टनरशिप ऑफ माइनर्स अमंग देमसेल्व्स एज दे आर इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। Position of minor partner may be studied under two major heads: before attaining majority and after attaining majority, on attaining majority. So, before rights, पहला right to such share of property and profits of the firm as may have been agreed upon. जितना बोला है उतना profits property लेगा वो. He has also right to have access to inspect and copy the accounts. So, access, inspect and copy. तो अकाउंट्स देखने का अधिकार है। इंस्पेक्ट, एक्सेस एंड कॉपी। एक्सेस यानी देना, इंस्पेक्ट यानी समझना। तो क्या समझ में आएगा, इधर अपने को नहीं समझता अकाउंट्स, उसको क्या समझेगा, माइनर है, छोटा बच्चा है, सो उसको कुछ नहीं समझेगा, बट फिर भी दिया है अधिकार कि समझ सको तो समझ लो। एंड कॉपी, कॉपी यानी उसकी फोटो कॉपीज निकालना। खुद को नहीं समझ रहा है, कॉपी निकाल के ले गए सीए के पास, समझा के बताओ क्या है, सो कॉपी भी निकाल सकता है। तो ही कैन एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स, बट not books of the firm। सिर्फ अकाउंट्स देखने का अधिकार है। एंड when he is not given his due share in the profits, he has a right to file a suit, केस फाइल कर सकता है for his share of property of the firm, but he can do so only if he wants to sever his connection। अगर वो कनेक्शन तोड़ना चाहता है with the firm, तो वो ये कार्य कर सकता है। Liabilities, the liability of the minor partner is confined to, restricted to, only to the extent, confined यानी restrict होना, only to the extent of his share in the profits and property of the firm. Over and above this, he is neither personally liable nor is his private estate liable. Simple। फिर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, जब मेजर हो गया तो क्या करना पड़ेगा? ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही विल हैव टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और ही वांट्स टू लीव इट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। क्या कंटिन्यू करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। विद इन दिस पीरियड ही शुड गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज चॉइस वेदर टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर। इफ ही फेल्स, अगर वो सीए कर रहा था, नहीं, इफ ही फेल्स टू गिव अ पब्लिक नोटिस ही इज डीम्ड टू हैव बिकम द पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 6 months। सो अगर उसने कुछ नहीं बोला तो मान लेंगे वो पार्टनर बन गया। अगर पार्टनर बन गया तो क्या होगा? सो व्हेन ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, तो ही बिकम्स पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सो वहां से पर्सनली लायबल हो जाता है जब उसको एडमिट किया था। एंड हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म is the share to which he was entitled। जो राइट था वो वैसे ही रहेगा और बाकी राइट्स उसको पार्टनर के मिल जाएंगे बिकॉज ही बिकम्स अ पार्टनर। एंड अगर वो नहीं बनना चाहता, नॉट टू बिकम, तो वेयर ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, सो ऐसे केस में हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ अ माइनर अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस।
His share is not liable for anything done after the date of public notice, and he is entitled to sue the partners for his shares of the property and profits in the firm. ठीक है, सिंपल। तो ऐसा है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट होगा तो। बस खत्म। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन बचा है, ये पढ़ेंगे अपन। खत्म, ये चैप्टर समाप्त। बस इसके बाद एक चैप्टर और है, फिर पार्टनरशिप समाप्त, फिर कंपनी लॉ पढ़ेंगे हम। पढ़ेंगे कंपनी लॉ, फिर एलएलपी पढ़ेंगे, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। बचा है काफी कुछ। चलो, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई भी प्रकार से चेंज होना, कोई का आना जाना, रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, फिर से रिलेशंस बने हैं। सो रिश्ते चेंज हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जब इनके बीच का जो रिलेशन था वो रिलेशन चेंज हो रहा है, बदल रहा है, सो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये बदल सकता है किसी के आने से, किसी के जाने से। वैसे तो एक महापुरुष ने बोला है, जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी ने, ऐसा बोला है, बट फिर भी बदलाव तो होते हैं किसी के आने जाने से, आपको पता लगेगा। तो खैर, बस 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 सो यहां पे कोई व्यक्ति आ रहा है वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, कोई जा रहा है वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, किसी को निकाला जा रहा है, एक्सपेल किया जा रहा है वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डेथ है, इंसॉल्वेंसी है, ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन में कवर होते हैं। सो इनको हम एक एक करके अभी समझेंगे। सो लाइन से सेक्शंस 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, 29 और 30 देख चुके हमने। 29 डील्स विद सब पार्टनर, 30 डील्स विद माइनर। ठीक है, फिर 31 से ये आगे के चालू हो रहे हैं। ठीक है, सो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मैं इसको भी एक छोटा सा चार्ट बना के आपको बता देता हूं। छोटा सा तो नहीं रहेगा, एक बड़ा सा चार्ट बना के बता देता हूं, देखते हैं। बहुत ही आसान, जीवन में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं। ऐसा बोलने के पहले थोड़ा पढ़ लेना। चलो, हम एक एक करके समझते हैं। पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो रहा है ये पढ़ेंगे, फिर मीनिंग एंड मोड या एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे मीनिंग एंड मोड किस प्रकार से होता है। फिर लायबल कब तक रहेगा, लायबिलिटी कब तक रहेगी ये देखेंगे। नोवेशन हो सकता है कि नहीं ये देखेंगे, लायबिलिटी में थोड़ी ज़्यादा जगह लगेगी। मीनिंग एंड मोड को भी ठीक है। फिर एक नोवेशन का कॉन्सेप्ट होता है, क्या ये पॉसिबल है नहीं है ये देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे पब्लिक नोटिस। बस स्केल पट्टी लेके चालू। कुछ लोग होते हैं चालू, हाँ चालू भी होते हैं, होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल एडमिशन। एक लाइन छोड़ के लिखते, जगह है अपने पास, मेरे पास।
या इसी को हम प्यार से एक और नाम देते हैं, इंट्रोडक्शन। सो किसी को ऐड करना, इंट्रोड्यूस करना पार्टनरशिप में, क्या ये कर सकते हैं हम? तो यस। मीनिंग एंड मोड, हम 3 पार्टनर्स थे, कियारा, दिशा और मैं। हम तीनों सोच रहे हैं चलो इलू को जोड़ लेते हैं, तो हम हो गए किड्स। इलू आ गई ना बीच में, तो ऐसा है। तो हम एक व्यक्ति को ऐड कर रहे हैं। सो एडिशन या इंट्रोडक्शन, सेक्शन नंबर 31। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कैन बी ओनली विथ द कंसेंट ऑफ all the partners, all the partners, all the partners। ऐसा है। लाइबिलिटी कब से रहेगी? एडमिट कर रहे हैं हम उसको। सो लाइबिलिटी रहेगी आफ्टर द डेट ऑफ एडमिशन, सिंपल सी बात है। समझो हमने इसको यहां पे ऐड किया, हम लोग 3 जन थे, यहां पे एक व्यक्ति को ऐड कर लिया। सो इसकी लाइबिलिटी कब से होगी? इसके आगे से। सो लाइबल फॉर all the acts of the firm after his admission। सो एडमिशन के बाद से वैसे लाइबिलिटी चालू होती है। अब नोवेशन क्या होता है? याद होगा आपको, आप इतने इतने से छोटे छोटे से आए थे, सर लॉ पढ़ाओ लॉ पढ़ाओ, तब मैंने आपको बताया था नोवेशन होता है नया कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, सब्सटीट्यूशन, पुराने की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाना। सो यहाँ पे क्या हम नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो यस, यहाँ पे नोवेशन का मतलब क्या है? नोवेशन का मतलब है कि हम इसको जोड़ रहे हैं। अब हम इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, इतने साल का फायदा है, अब ये यहां जुड़ेगी और इसके बाद ही लायबल रहेगी। तो हम चाहते हैं कि नहीं, तेरे को अगर जुड़ना है ना तो पहले की कोई लायबिलिटी लेना पड़ेगा। हम उसको बोलते हैं, देख इधर आ, हमारा एक कस्टमर, हमारा एक सप्लायर है अजय। अजय से हम बहुत गुड्स खरीदते रहते हैं, अभी भी उसके हमको 20 लाख रुपए पे करने बचे हैं। तो हम चाहते हैं तू अगर जुड़ रही है पार्टनरशिप में तो तेरे को अजय की लायबिलिटी लेना पड़ेगा, इवन फॉर पास्ट डेट्स, पुरानी लायबिलिटी। अगर एग्री कर रहे हैं तीनों पार्टी, और तीनों पार्टी एग्री करना चाहिए, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इनकमिंग पार्टनर एंड क्रेडिटर। क्रेडिटर को भी इसमें पार्टी होना चाहिए। सो क्रेडिटर भी अगर एग्री कर रहा है कि ठीक है अब मैं इलियाना से भी क्लेम कर सकता हूं, सो यहां पे फिर शी कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर ऑल द डेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर डेट इवन बिफोर हर एडमिशन। सो एडमिशन के पहले के लिए भी लाइबिलिटी दे सकते हैं। तो नोवेशन पॉसिबल है, नोवेशन यहां हो सकता है। दैट इज, इसी का मतलब क्या है? द इनकमिंग पार्टनर कैन बी मेड लायबल फॉर पास्ट डेट्स। कैसे कर सकते हैं? तो बाय अ ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट, एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में कौन कौन पार्टी होगी? तो इनकमिंग पार्टनर्स, पहले तो केडीएस तीनों, फिर इनकमिंग पार्टनर एंड क्रेडिटर। तो ये तीनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा। और हम बोलेंगे कि वैसे यहां के बाद की लायबिलिटी तो है, लेकिन तेरे को अजय की यहां की भी लायबिलिटी लेना पड़ेगा। सो अगर हमने बोला है यहां की तेरे को अजय की लायबिलिटी लेना पड़ेगा तो फिर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पे तीनों के बीच एग्रीमेंट होना अनिवार्य है। आप जिस जिस व्यक्ति की लायबिलिटी देना चाहते हैं वो सब क्रेडिटर के साथ ऐसा एग्रीमेंट होगा। जैसे अजय की लायबिलिटी हम देना चाहते हैं तो वो उसके साथ एक अलग से एग्रीमेंट करेंगे हम, ठीक है। सो नोवेशन यहां पे किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल, दैट इज द इनकमिंग पार्टनर में बी मेड लायबल बाय अ ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट बाय नोवेशन।
जिसमें ऑल द थ्री पार्टनर्स जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो नया पार्टनर और क्रेडिटर ये तीनों पार्टी होंगे, ठीक है। तो वो फिर इस पर्टिकुलर यहां पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे तो उसके लिए भी फिर लायबल हो जाएगा। सो नोवेशन एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में सब लोग अगर एग्री कर रहे हैं तो ये किया जा सकता है, ठीक है। क्या पब्लिक नोटिस की आवश्यकता होती है? तो आंसर इज नो, नॉट रिक्वायर्ड। पब्लिक नोटिस तब लगता है, एक जनरल रूल ध्यान रखो, जब हमको किसी लायबिलिटी से मुक्त होना होता है, बचना होता है। हमको लायबिलिटी लेने के लिए जनरली पब्लिक नोटिस नहीं लगता। जैसे अगर रिटायरमेंट है वहां लगेगा, जैसे समझो मैं रिटायर हो जाता हूं फर्म से, तो मुझे बताना पड़ेगा कि अब मैं फर्म से जुड़ा नहीं हूं, अब मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। सो लायबिलिटी से मुक्त होना मेन एम होता है पब्लिक नोटिस का, और इसीलिए जब लायबिलिटी से फ्री होना है तब ये रिक्वायर्ड होता है। यहां तो हम लायबिलिटी ले रहे हैं, सो यहां पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड, लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब लायबिलिटी से मुक्त होना रहेगा तब पब्लिक नोटिस लगेगा, तो इसलिए पब्लिक नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एडमिशन, यहां बताने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। फिर अगला, अभी रुक जाते हैं, इतना रीड कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। The share of profit which a new partner is entitled to get is fixed at the time of his entering. He becomes a partner. He is liable for all the debts after the date of his admission. So after the date of admission जितने भी debts हैं उसके लिए वो liable रहेगा. But he is not responsible for anything, any act of the firm done before he became partner, unless otherwise agreed. These rules do not apply to minor becoming partner under section 30, क्योंकि माइनर के अलग रूल है जो हमने पढ़ लिए। फिर द इनकमिंग पार्टनर में अगर चाहे तो हाउएवर अज्यूम द लायबिलिटी, टेक अप द लायबिलिटी फॉर पास्ट डेट्स बाय नोवेशन by a tripartite agreement between the creditor, the partners continuing and the incoming partner. So he may assume the liability by for past dates की liability ले सकता है वो by a tripartite agreement, ठीक है। So अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा करते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलो कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।